बीकॉम पार्ट सेकंड, प्रश्न व्यावसायिक प्रशासन फर्स्ट, कंपनी विधि में आज हम रचनात्मक सूचना एवं आंतरिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। ये जो सिद्धांत है वह पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के अंतर्गत ही आते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। तो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या है और आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कंपनी के पंजीयन के साथ ही कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों का भी पंजीयन हो जाता है। फलतः ये प्रलेख ऐसे सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति देख, पढ़, सुन तथा समझ सकता है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत ये मानता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम एवं अंतर नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी है तथा उनको पढ़, सुन तथा समझ कर ही कंपनी के साथ अनुबंध किया है, चाहे उन्होंने इन प्रलेखों को कभी देखा, पढ़ा या सुना तथा समझा ही न हो। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कई वर्षों पूर्व ही मान्यता प्राप्त कर चुका था। सन 1875 में भी न्यायाधीश हेदरली ने इस सिद्धांत को एक विवाद के निर्णय में स्वीकार करते हुए लिखा कि बाह्य व्यक्ति अन्य प्रलेखों को पढ़े अथवा नहीं पढ़े, धारणा यही रहती है कि उसने पढ़ एवं समझ लिया है। प्रत्येक कंपनी के अपने सीमा नियम तथा अंतर नियम होते हैं। कंपनी से व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्हें देख तथा समझ सकता है, अतः यह धारणा ठीक है कि उसे इन प्रलेखों की जानकारी है। कंपनी विधि विशेषज्ञ तथा न्यायाधीश पॉमर ने भी लिखा है कि कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख है, अतः यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि किसी सम्मिलित कंपनी से व्यवहार करने वाले अंशधारियों तथा अन्य बाह्य व्यक्तियों को इन प्रलेखों की समुचित जानकारी है। भारतीय न्यायालयों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के प्रमुख पहलू का प्रभाव निम्नानुसार है। पहला, कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को उस कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों के प्रावधानों की पूरी जानकारी या सूचना है। दूसरा जो है वो है उस व्यक्ति को कंपनी तथा उसके संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं अधिकारों की जानकारी है। तीसरा है उस व्यक्ति को कंपनी द्वारा पारित संकल्पों तथा उन रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराने की पूरी जानकारी है, जो पंजीयनों का पंजीकरण करा लिया है। चौथा, उस व्यक्ति को कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराए गए प्रभारों की जानकारी है और ऐसे सभी प्रलेखों की भी जानकारी है जिन्हें इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक है तथा जिन्हें रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करवा दिया गया है। तो ये था। पिछले कई वर्षों से इस सिद्धांत को यद्यपि काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, किंतु हाल ही में कुछ वर्षों में इसके महत्व को भी चुनौती दी जा रही है। न्यायाधीश इस सिद्धांत को अव्यवहारिक एवं अवास्तविक मानने लगे हैं। व्यवहार में इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। इसका बाह्य पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता तथा कंपनियों को अकारण ही उनसे व्यवहार करने वाले बाह्य पक्षकारों से संरक्षण मिल जाता है। अतः अब कई भारतीय न्यायालय इस सिद्धांत को बहुत संजीदगी से नहीं लेते। उदाहरण के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐसी प्रतिभूति को प्रवर्तित करवाने की आज्ञा कर दी थी जिसमें अंतर नियमों की व्यवस्था के अनुसार हस्ताक्षर नहीं थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया कि कंपनी के प्रबंधक अभिकर्ताओं ने संचालक मंडल की अनुमति के बिना बैंक से ऋण लेने को भी वैध मान लिया, जबकि कंपनी के अंतर नियमों में ये लिखा था कि संचालक मंडल ऋण लेने के अधिकार के अतिरिक्त अपने सभी अधिकारों का प्रत्योजन कर सकते हैं। तो ये था कि इसका रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। अब एक आता है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। सीमा नियम तथा आंतरिक कंपनी के
सीमा नियम तथा अंतर्नियम क्या होते हैं? कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। अतः कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह इन प्रलेखों को पढ़ अथवा सुन ले तथा उन्हें समझ ले। इनमें किसी समस्त बातों की सूचना बाह्य पक्षकारों को हुई मानी जाती है, चाहे वह बाह्य पक्षकार उन्हें कभी पढ़े, समझे या सुने ही नहीं। किंतु इस नियम का एक अपवाद भी है जिसे आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टरक्वांड के मामले में किया गया था। अतः टरक्वांड नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको टरक्वांड नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत या नियम ये कहता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक बाह्य व्यक्ति को सीमा नियम तथा अंतर्नियम के प्रावधानों के ध्यान अवश्य रखना चाहिए, किंतु उसे यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी के आंतरिक कार्यों के संचालन में अंतर्नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला बाह्य पक्षकार यह मानकर चलने का अधिकार रखता है कि कंपनी की ओर से किए जाने वाले व्यवहारों के संबंध में कंपनी द्वारा सभी आंतरिक कार्यवाहियां कंपनी के अंतर्नियमों एवं सीमा नियम के अनुरूप पूरी की जा रही हैं। यदि कंपनी अपने अंतर्नियमों में दी गई व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है तो बाह्य पक्षकारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं का पालन न होने की दशा में कंपनी तथा कंपनी के संचालक उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। तो इस सिद्धांत का क्या महत्व है? सीमा नियम एवं अंतर्नियमों को पढ़ा जा सकता है, किंतु कंपनी के आंतरिक कार्यवाही की जानकारी करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि आंतरिक कार्यवाही बाहरी लोगों के लिए खुली नहीं होती है। तो अंतर्नियम पढ़ लिया लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं चल सकता। दूसरा ये सिद्धांत ये है, बाह्य पक्षकारों को कंपनियों के साथ आसानी से व्यवहार करने में सुविधा प्रदान करता है। उन्हें कंपनी के आंतरिक मामलों में अनावश्यक छानबीन करने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा, इस सिद्धांत के कारण ही कई लोग कंपनी के साथ साथ लेन देन करने का साहस कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अभाव में तो कई कंपनियां ये कहकर अपने दायित्वों से बचने का प्रयास करती हैं कि अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाया है। ये तीनों बातें इसके महत्व की थी। अब आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के भी अपवाद हैं। ठीक है, आंतरिक प्रबंध है क्योंकि अंदर नहीं झांका जा सकता है क्या चल रहा है, उनका पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसके अपवाद हैं। अपवाद क्या है? जब अनियमितता की जानकारी हो। जब कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्ति अथवा तृतीय पक्षकार को कंपनी में हो रही अनियमितताओं की जानकारी हो और फिर भी वह कंपनी के साथ व्यवहार करता है तो वह बाह्य व्यक्ति उस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता है। नेशनल कोल लिमिटेड बनाम ज्ञान रंजन भट्टाचार्य 1927 का केस है। दूसरी जो अपवाद की बात है वह है, यदि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्वयं ही कंपनी के आंतरिक प्रबंध का हिस्सा हो या उससे जुड़ा हुआ हो तो वह सिद्धांत के अधीन लाभ या सुरक्षा प्रदान प्राप्त नहीं कर सकता है। और उसका कारण यही है कि वो आंतरिक प्रबंध का हिस्सा है तो उसकी तो सारी जानकारी में अनियमितता है ही। अब जब कार्य प्रत्यक्ष अधिकारों के बाहर हो, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत तब भी लागू नहीं होता है जबकि कंपनी की ओर से कंपनी का कोई अधिकारी तृतीय पक्षकार के साथ कोई ऐसा अनुबंध करता है जो प्रत्यक्ष रूप से अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में बाह्य पक्षकार को यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि उस अधिकारी को ऐसा अनुबंध करने का स्पष्ट अधिकार है अथवा नहीं। यदि नहीं तो वह आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेगा। एक मामले में वादी ने प्रतिवादी कंपनी के लेखापाल की कुल संपत्तियां खरीदी और उनका हस्तांतरण भी करवा लिया। बाद में संपत्तियों का हस्तांतरण न्यायालय द्वारा व्यर्थ घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि कोई लेखापाल मुख्तारनामे के बिना कंपनी की संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकता है।
फिर है जालसाजी की दशा में। यदि कंपनी की ओर से कार्य करने वाले लोगों द्वारा कोई जालसाजी या कपट किया जाता है तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसी दशा में भी बाह्य पक्षकार का कंपनी के विरुद्ध कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। जालसाजी से प्रेरित ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। इस संबंध में रूबेन बनाम ग्रेट फिंगाल कंसोलिडेटेड लिमिटेड का मामला उल्लेखनीय है। इस मामले के अनुसार एक कंपनी ने सचिव के एक अंश प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिस पर उस सचिव ने कंपनी के 2 संचालकों के हस्ताक्षर भी स्वयं ने ही कर दिए। अंशधारी ने अपने आप को पंजीकृत अंशधारी मानने का दावा किया था, किंतु न्यायालय ने उस अंश प्रमाण पत्र को व्यर्थ घोषित कर दिया व आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर कंपनी को उत्तरदायी ठहराने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि टरनक्वाड नियम जालसाजी वाले मामलों में लागू नहीं होता है, किंतु अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के पालन में अनियमितता करने की दिशा में लागू होता है। उदाहरणार्थ, यदि कंपनी की सार्वभौम मुद्रा लगाने में अनियमितता की जाती है तो उसे प्रक्रिया में हुई अनियमितता माना जाता है। फिर है लापरवाही की दशा में। कभी कभी किसी सौदे में हो रही अनियमितता की जानकारी अनावश्यक जांच पड़ताल या छानबीन करके भी आवश्यक छानबीन करके साधारण तरीके से की जा सकती है। ऐसे में कोई बाह्य पक्षकार उसकी जानकारी या छानबीन करने में लापरवाही करता है तो वह सिद्धांत के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर है अंतर्नियमों की जानकारी न होने की दशा में। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अधीन उन लोगों को संरक्षण मिलता है जिन्हें कंपनी के अंतर्नियमों की जानकारी हो। अतः कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंतर्नियमों की जानकारी किए बिना कंपनी के साथ लेन देन अनुबंध करता है तो उस सिद्धांत के अधीन संरक्षण की मांग नहीं कर सकता है। फिर है जब जांच पड़ताल करना आवश्यक हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि बाह्य पक्षकार द्वारा कंपनी के आंतरिक प्रबंध की जांच पड़ताल करना अनिवार्य समझा जाता है। उदाहरण के लिए, जब अनुबंध बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत बड़ी राशि का अनुबंध हो, तो बाह्य पक्षकार से सामान्यतः ये आशा की जाती है कि वह कंपनी के आंतरिक प्रबंध के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ले तथा देख ले कि समस्त कार्यवाही अंतर्नियमों के अनुरूप हो रही है अथवा नहीं। फिर है जब अनुबंध कंपनी के व्यापार में असंगत हो। यदि कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कंपनी के सामान्य व्यवसाय से असंगत है, मतलब उससे मेल नहीं खाता है, तो तृतीय पक्षकार को अनुबंध करने से पूर्व भली भांति जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सामान्य व्यवसाय से मेल न खाने वाले अनुबंध से कंपनी को इस सिद्धांत के अधीन उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वह अनुबंध सीमा नियम अंतर्नियम के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से न आता हो। जब कार्य प्रारंभ से ही व्यर्थ हो। यदि कोई कार्य कंपनी के अधिकारों के बाहर होने के कारण प्रारंभ से ही व्यर्थ हो तो कोई भी कंपनी आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकती है। जब कार्य कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित हो। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के साथ ऐसा कार्य करने का अनुबंध करता है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार किया ही नहीं जा सकता, तो अनुबंध का पक्षकार इस सिद्धांत के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये था अपवाद, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अपवाद। धन्यवाद।